हेडिंग डालो S25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैम, हाँ, मैंने लास्ट क्लास की अकाउंट्स की क्लास नहीं देखी है, तो उसमें आपने क्या करवाया है? मैंने तो उसमें दूसरा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाया, उसके अंदर कुछ दोनों क्लास बिल्कुल अलग अलग है। ओके। हाँ, वो आप देख लेना सेपरेटली। उसमें हमने अकाउंटिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा था, और वो उसी क्लास में चैप्टर खत्म भी हो गया था। ठीक है, ओके। अभी हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग ईदर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ इंटरिम पीरियड। कि वैसे तो हम जैसे अप्रैल से मार्च की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं ना, यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पूरे साल भर की नहीं तैयार कर रहे हैं, हम एक पीरियड की तैयार कर रहे हैं पूरे साल में। 3 महीने की मान लो, 4 महीने की मान लो, 6 मंथ की मान लो, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? कंटेंट्स, ठीक है। बैलेंस शीट भी आता है, P&L भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है।
थर्ड पॉइंट। ये भी लिख लो आप पूरा, फिर लिखने के बाद समझाती हूँ।
लिख लो तो बताना। हम लिख लिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पढ़ो। पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। यहाँ पर हम करेंट पीरियड का कोई ईयर का इंटरिम पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, फुल ईयर का नहीं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसका कंपैरेटिव पीरियड क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर के चल रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेकर के चल रहे हैं कि मैंने ना जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ठीक है। लेकिन अभी मैंने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की, सपोज करो, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की यहाँ पर अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया, तो उसमें एक साइड तो मैंने दिखाया 1 अप्रैल से 31 दिसंबर इस साल का, तो उसका कंपैरेटिव पीरियड में क्या लूंगी, कंपैरेटिव पीरियड भी क्योंकि हमें लेना होता है ना, प्रीवियस ईयर अमाउंट भी लेने होते हैं, तो उसका जो कंपैरेटिव पीरियड मैं लूंगी वो पिछले साल का 1 अप्रैल से 31 दिसंबर लूंगी। अगर जैसे सपोज यहाँ पर ईयर है 22 टू 23, ठीक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 22 से लेकर के 31 दिसंबर 22 के अकाउंट्स मैंने बनाए हैं, तो इसका कंपैरेटिव पीरियड क्या रहेगा, पिछला साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से 22 तक का, 31 मार्च 2022 तक का, तो मेरा कंपैरेटिव पीरियड रहेगा 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 तक का। क्या समझ में आया, बताओ। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या लिखा है, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब एंड मैंने जैसे सपोज करा मैंने इतने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे इंटरिम, ठीक है, तो मेरा जो मैंने इस पीरियड के लिए बैलेंस शीट बनाई वो इस दिन पर कितने मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो बनाई, ठीक है। तो जो मैंने बैलेंस शीट बनाई वो बनाई एज एट 31 दिसंबर। तो जो इसका कंपैरेटिव होगा वो क्या होगा, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का एंड ही इसका कंपैरेटिव होगा, मतलब कि 31 एज एट 31 मार्च 2022 ही इसका कंपैरेटिव होगा। बैलेंस शीट भी समझ में आया क्या ले रहे हैं कंपैरेटिव में, कंफ्यूजन तो नहीं हुई यहाँ पे। बैलेंस शीट में बोला गया है कि अगर जैसे मैंने इंटरिम में रिपोर्टिंग कर रही हूँ इतने पीरियड तक की, ये पूरा तो मेरा फाइनेंशियल ईयर है लेकिन मैं इतनी रिपोर्टिंग कर रही हूँ अभी, ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव सीएफएस में तो वही टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट में मेरी बैलेंस शीट बनी होगी इस दिन की एज एट 31 दिसंबर 2022 की, तो इसका मेरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट कौन सी होगी, पिछले साल 31 दिसंबर के दिन की नहीं, बल्कि पिछले साल जो भी हमारा एंड डेट रहा है उस दिन की, मतलब कि 31 मार्च 2022 की। बताओ अब समझ आया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा था एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, करंट इंटरिम पीरियड and cumulatively for the year to date, comparative interim period and year to date immediately preceding financial year। यहाँ पर पता है क्या चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है कि करंट इंटरिम पीरियड तो हम ले लेंगे, और इसी का ईयर हम लेंगे पिछले 31 दिसंबर तक का, मतलब कि जो पीएनएल बनेगा ना वो पीएनएल इस तरीके से बनेगा, जो पीएनएल का अमाउंट रहेगा वो 31 दिसंबर, मतलब कि यहाँ के 9 महीने हो गए और पिछले साल के 3 महीने हो गए, ये पूरा एक बारी में पीएनएल बनेगा 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का, पूरे एक साल का, यहाँ के 9 महीने भी लेंगे और यहाँ के 3 महीने भी लेंगे,
ठीक है, ये बनेगा करंट पीरियड इंटरिम पीरियड, मतलब कि करंट इंटरिम पीरियड ये हो गया, और साथ में क्यूमुलेटिवली द ईयर टू डेट, मतलब कि जिस डेट पे इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है उस डेट को पीछे वाले साल में ले जाओ, वहां का भी इधर पीएनएल में शो करना है। कंपैरेटिव इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और इसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो इसी का पिछले साल का सीधा सीधा बन जाएगा। तो यहाँ पर मतलब अगर हमारा ये हो गया 31 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2022, और ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021। बताओ तीनों का कंपैरेटिव समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4। In deciding how to recognize, measure, classify, disclose an item of interim financial reporting purposes, मटीरियलिटी को असेस करना होगा, मतलब उस चीज की इंपॉर्टेंस को हमें असेस करना होगा। कुछ भी चीज अगर हमें रिकॉग्नाइज करनी है, मेजर करनी है, क्लासिफाई करनी है और डिस्क्लोज करनी है।
Okay, accounting policies should be same in its interim financial statement. If there is any change in accounting policy, then the description of nature and the effect of such change shall be disclosed. ये तो हमारी नॉर्मली भी ये चीज हमें फॉलो करनी होती है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेम लेते हुए चलेंगे, लेकिन अगर कोई भी चेंज होता है तो उस बात को हम डिस्क्लोज कर देंगे. देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे ना फाइनेंशियल ईयर है पूरा, ठीक है, अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है. इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, हमने 4 क्वार्टर्स बांट लिए. अब मेरे को जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है ना, वो पहले क्वार्टर की करनी है. और मैंने बोला कि पहले क्वार्टर में ना मेरा रेवेन्यू 70 करोड़ रुपीस था. सेकेंड क्वार्टर में मेरा रेवेन्यू 10 करोड़ है. थर्ड क्वार्टर में मेरा रेवेन्यू 5 करोड़ है. फोर्थ क्वार्टर में मेरा रेवेन्यू 15 करोड़ है. ऐसे है, ठीक है. और मेरे को रिपोर्टिंग करनी है इस पीरियड की. यहाँ पर हम बना रहे हैं फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, 3 महीने की, एक क्वार्टर की, 3 महीने की. तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर पीएनएल में अपनी सेल्स दिखा रही थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने सोचा कि क्यों मेरा इधर रेवेन्यू इतना ज्यादा है, क्यों ना मैं इस रेवेन्यू को इधर कम दिखाऊं, और जब मैं इधर इधर दिखाऊंगी तो इधर का थोड़ा ज्यादा कर दूंगी. मतलब कि इधर से थोड़ा निकाल करके मैं अपने आगे आने वाले क्वार्टर के इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में शो कर दूंगी, क्योंकि बन तो ये पूरे साल का ही रहा है. क्या ऐसा करना सही होगा या गलत होगा, आपको ये बताना है. क्वेश्चन समझ में आया मेरा? बताओ, बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम, समझ में आया. तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए इसका. क्या इस मुझे रेवेन्यू, लगता है कि गलत है. ठीक है, गलत होगा. ऐसा क्यों गलत, क्यों? कोई प्रिंसिपल, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ आपको याद आ रहा है? देखो ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि कहीं पर भी हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा ना कि हम रेवेन्यू जिस पीरियड का है उस साल का ना दिखा करके हम उस टाइम पीरियड का ना दिखा करके हम बाद में रिकॉर्ड कर सकते हैं. और रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी उसी टाइम पर होता है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी उसी टाइम पर किया जाता है जिस टाइम पर वो अकर होता है ना. हम ऐसा नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग तो पूरे ईयर की ही है तो हम हमारे रेवेन्यू को डिफर कर देते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते. इस क्वार्टर का अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, और हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल भी होता है कि जिस साल का रेवेन्यू वो उस साल के एक्सपेंस से भी तो मैच करेगा ना. तो जो इस इतने टाइम पीरियड का जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनेगा उसमें हम 70 करोड़ ही रेवेन्यू दिखाएंगे. इधर का बनेगा उसमें 10 करोड़ ही दिखाएंगे, इधर का बनेगा 5 ही दिखाएंगे, और इधर के में 15 ही दिखाएंगे. जितना है उतना ही दिखाएंगे, रेवेन्यू को हम डेफर नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हमें लिखने की जरूरत है वो हमें ये लिखना है, नो डेफरमेंट ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, डन. आगे करें 7th. डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट अगर करना हो तो इसके लिए प्रोविजन है.
ठीक है। डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए है cost that are unevenly incurred during the year can be deferred only if it is appropriate to defer that type of cost। ठीक है, वैसे तो पता है नहीं होगा, सिंपल सी चीज है कि मैचिंग प्रिंसिपल जैसे रेवेन्यू के लिए वैसे कॉस्ट के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो एएस है वो ये बोलता है कॉस्ट के लिए कि अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर उसको अप्रोप्रिएट होगा डेफर करना, हम सिर्फ तभी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। चेंज इन एस्टिमेट, अब जैसे हमारे पास ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 4 क्वार्टर्स है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करनी है। ठीक है, यहाँ पर ना, यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ का कोई एस्टिमेट लिया था, ठीक है, और उस एस्टिमेट की वजह से हमने यहाँ पर ना पीएनएल में लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा 2 लाख का। ठीक है, अब ये जो एस्टिमेट है नेक्स्ट इंटरिम रिपोर्ट के टाइम पर चेंज हो गया ये एस्टिमेट। ठीक है, तो क्या हम इस लॉस को भी यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम इस लॉस को भी यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन ये है, तो हम इस लॉस को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर यस है। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला मैंने और क्या इसका आंसर है? बताओ पॉइंट नंबर 8। The disclosure and presentation requirement as per AS 25 should be applied only if enterprises prepares interim financial report। अब जरूरी तो नहीं है कि interim financial report प्रिपेयर किया ही जाएगा, ठीक है, जब प्रिपेयर किया जाएगा सिर्फ तब AS 25 अप्लाई किया जाएगा, इसके डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएंगे, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा AS 25। ठीक है, ये 9 पॉइंट समझ में आए? यस मैम। इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 1, illustration 1, sincere cooperation is dealing in seasonal product, sales pattern of the product quarter wise
फर्स्ट क्वार्टर में मतलब 30 जून तक सेल्स हुई थी 10%, फिर सेकेंड क्वार्टर में 30 सितंबर तक 10%, 31 दिसंबर में 60% और 31 मार्च तक 20%। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून। हम इस क्वार्टर की यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सेल्स है 80 करोड़ की, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस है 60 करोड़ के, एडवर्टाइजमेंट। हाँ अच्छी अच्छा, आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी। मैंने अभी 2 मिनट को बोल है। हाँ हाँ हाँ, म्यूट था वो, मैं दोबारा से रीड करती हूँ। इलस्ट्रेशन 1, हाँ एक बार दोबारा से रीड करती हूँ। इलस्ट्रेशन 1, सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, sales pattern of a product quarter wise is as follows: first quarter 30th जून तक 10%, second quarter 30th सितंबर तक 10%, थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर तक 60% और फोर्थ क्वार्टर 31 मार्च तक 20%। तो इस तरीके से सेल्स पैटर्न गिवन है कंपनी का। उसके बाद ना इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट क्वार्टर की, कि फर्स्ट क्वार्टर में मतलब कि इस क्वार्टर की सेल्स थी 80 करोड़, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस था 60 करोड़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था 4 करोड़, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस था 8 करोड़। अब बोला है while preparing interim financial report for the first quarter, sincere corporation wants to defer 10 करोड़ एक्सपेंडिचर टू द थर्ड क्वार्टर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने एक्सपेंडिचर को, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें से 10 करोड़ के एक्सपेंडिचर को थर्ड क्वार्टर में डेफर कर दो, थर्ड क्वार्टर में शो करो, अभी शो मत करो। ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल्स, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में ज्यादा सेल्स है 60%, इसलिए एक्सपेंडिचर को ज्यादा थर्ड क्वार्टर में दिखाओ, 10 करोड़ से ज्यादा अभी मत दिखाओ। The third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonal nature of business, the expenditure are uniform throughout all quarters. Calculate the result of first quarter as per AS 25. Also give the comment on company's view. तो आपको बताना है कि क्या कंपनी का एक्सपेंडिचर को डेफर करना सही है या गलत है, और फिर आपको फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये बोल रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 4 क्वार्टर है। ठीक है, 4 क्वार्टर का सेल्स पैटर्न हमें गिवन है कि यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 60% है और यहाँ पर 20% है। फिर हमें बोला कि इस क्वार्टर का फर्स्ट से 30 जून की इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि सेल है यहाँ पर 80 करोड़ और यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर एक बार टोटल करके बताओ कितना, 60 + 4 + 8, 68 + 4 कितना हो गया, 72। एक्सपेंडिचर आ गया 72 करोड़। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि 72 में से 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर आप यहाँ शो करो। ठीक है, तो क्या ऐसा करना सही होगा गलत होगा बताओ। गलत। गलत, तो आपको क्या लिखना होगा, नो कंपनीज इंटेंशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, कंपनीज व्यू इज नॉट करेक्ट, ये बताएंगे हम। दूसरी तरफ हमें क्या बता करके देना है, यहाँ पर लिख लो आप, एज पर AS 25 कंपनीज इंटेंशन टू डेफर द expenditure of 10 crore to third quarter is not correct. ठीक है, और फिर हमें स्टेटमेंट भी बनानी है। तो हमारे पास सेल्स है 80 करोड़ की, हमारे पास माइनस उसमें से सैलरी कर देंगे 60 करोड़, उसमें माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 8 करोड़, माइनस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4 करोड़, कितना बच जाएगा? 8 करोड़ प्रॉफिट। कर लो तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2। The accounting year of X Limited on 30th September 2021 and it makes its report quarterly। तो अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, अकाउंटिंग ईयर ही एंड होता है 30th सितंबर को, ध्यान देना, अकाउंटिंग ईयर ही 30th सितंबर को एंड हो रहा है यहाँ पे। अगर अकाउंटिंग ईयर 30th सितंबर को खत्म होगा, 30th सितंबर 2001 को खत्म होगा, अगर 2001 2021 जो भी, तो ये शुरू कब से हुआ होगा बताओ? 12 महीने पहले, 1 अक्टूबर 2000 2020 2021 2020 से शुरू हुआ होगा, करेक्ट? उसके बाद क्या गिवन है? एंड इट मेक्स इट्स रिपोर्ट क्वार्टरली, however for the purpose of tax year ends on 31st March every year। लेकिन ये अपना ईयर अकाउंटिंग ईयर दूसरा फॉलो करते हैं। अच्छा, हमने अभी भी अकाउंट्स में भी सॉरी लॉ में पढ़ा था ना कि दूसरा अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के, तो ये अपना अकाउंटिंग ईयर दूसरा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन टैक्स पे करने के लिए तो टैक्स तो वही वाला ईयर फॉलो करेगा ना, 31st मार्च वाला, है ना? तो इसका मतलब कि इनका टैक्स का ईयर यहाँ पर बीच में खत्म हुआ होगा 31st मार्च में, 31st मार्च 2021 में। फॉर द अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट 1/10/2020 से लेकर के 30th सितंबर 2021, इस पूरे ईयर के लिए क्वार्टरली इनकम गिवन है। क्वार्टरली इनकम मतलब कि इनका क्वार्टर, पहला क्वार्टर एंड हुआ होगा कब? 31st दिसंबर को। यहाँ पर पहला क्वार्टर खत्म हुआ होगा इस ईयर का 31st दिसंबर को। इसका इनकम है 200 करोड़। फिर सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ होगा इस डेट पे, इसकी इनकम है 200 करोड़। फिर थर्ड क्वार्टर खत्म हुआ होगा 30th जून को, इसकी इनकम गिवन है 200 करोड़। और फोर्थ क्वार्टर खत्म हुआ 30th सितंबर को, इसकी इनकम गिवन है 200 करोड़। उसके बाद एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2021 इज 20%। एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट यहाँ पर कितना है? एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट 31st मार्च 2021 तक के लिए कितना टैक्स रेट है? 20%। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मतलब कि जो यहाँ पर 2022 खत्म होगा, उसके लिए टैक्स रेट है 30%। आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है हर क्वार्टर का। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। मम्मी एक बार समझा दो, एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुक जाओ। एक बार दोबारा देखो। अकाउंटिंग ईयर हमारे पास गिवन है 30th सितंबर तक। ठीक है, सबसे पहले तो प्रंजल ये वाली बात समझ में आई ना कि 1 अक्टूबर से लेकर 30th सितंबर तक अकाउंटिंग ईयर चल रहा है हमारा। ठीक है, मैंने म्यूट तो नहीं करा हुआ ना? ओके प्रंजल,
उसके बाद यहाँ Yes, पर ma'am. एक चीज गिवन है कि जो आपका टैक्स चल रहा है ना, टैक्स का ईयर, वो आपका वही वाला चल रहा है, अप्रैल से मार्च वाला, अप्रैल से मार्च वाला, ठीक है। तो मतलब कि आपके अब 4 क्वार्टर बढ़ गए, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। तो एक क्वार्टर खत्म हुआ 31 दिसंबर को, दूसरा 31 मार्च को, तीसरा 30 जून को, और चौथा 30 सितंबर को। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो ये वाला टैक्स वाला ईयर था ना, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, इस ईयर में जो टैक्स रेट था वो था 20%, ठीक है। और जो फिर नेक्स्ट ईयर था 21-22 वाला, उस ईयर में आपका टैक्स रेट हो गया था 30%। तो अब जो हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है, इसके अंदर इस वजह से दोनों टैक्स रेट लगेंगे, क्योंकि इस दिन से पहले टैक्स रेट है 20% और इस दिन के बाद टैक्स रेट है 30%। क्या समझ में आया इतना? Yes, ma'am. पक्का ना? नहीं आया तो बता दो, दोबारा बता दूंगी। अब आपको क्या निकाल के देना है, आपको टैक्स कितना लगेगा इस इनकम पे, उतना निकाल करके बताना है, आपको टैक्स एक्सपेंस बताना है। तो हमें पता लग गया कि 200 करोड़ पे 20% लगेगा, इस 200 करोड़ पे 20% लगेगा, फिर इस 200 करोड़ पे 30% लगेगा, और इस 200 करोड़ पे 30% लगेगा। आंसर बहुत सिंपल है, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टैक्स एक्सपेंस अगर हम निकालेंगे कब से कब तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, 200 करोड़ पे 20%, रुपीज इन लैक्स, कितना आ जाएगा ये, 40। फिर हम टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे जनवरी से मार्च तक का, 200 करोड़ पे अगेन 20%, तो फिर से ये 40 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे अप्रैल से जून तक का, 200 करोड़ पे 30%, ये आ जाएगा 60। फिर हम निकालेंगे जुलाई से सितंबर, 200 करोड़ पे 30%, 60। तो ये आ गया टैक्स एक्सपेंस। टोटल कर लो इसका, 200 लाख, ये आ जाएगा टैक्स, टोटल टैक्स एक्सपेंस। पूरा डायग्राम बना करके आंसर लिख लो, फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं।
हो गया कंप्लीट? Yes, ma'am. इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 पे आओ। Accountants of Purnima Limited showed a net profit of 7,20,000 for the third quarter of 2021 after incorporating the following। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाया गया 7,20,000 का थर्ड क्वार्टर के लिए। अब इन्होंने क्या क्या किया, आपको लास्ट में एसर्टेन करना है करेक्ट इनकम। बैड डेट 40 करोड़ का 40,000 का है, इनकर ड्यूरिंग द क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में ही हुआ है, लेकिन 50% ऑफ बैड डेट हैव बीन डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर। क्या ये सही हुआ है गलत हुआ है, आप बताओ? गलत हुआ है। ठीक है, रॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो अब जो 50% का बैड डेट है, मतलब कि 20,000 का बैड डेट, इसने प्रॉफिट इसकी वजह से ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये भी इसी क्वार्टर में लिखते तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता है ना। तो प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, हमें 20,000 और माइनस करना होगा, और बैड डेट शो करेंगे और एक्सपेंस शो करेंगे, तो यहाँ पर मतलब 20,000 और माइनस करना होगा। करेक्ट? रंजल समझ आया? Yes, ma'am. Second, extraordinary loss of 35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in this quarter। बताओ, रॉन्ग ट्रीटमेंट और राइट ट्रीटमेंट? ये तो राइट है ना? हाँ राइट है, इसका मतलब कि अब हम कुछ नहीं करेंगे इसका, ये राइट ट्रीटमेंट है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 resulting from the change in the method of charge of depreciation, assuming that 45,000 is charged for the third quarter only। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा था 45,000 से, क्योंकि हमारा मेथड चेंज हुआ था डेप्रिसिएशन का, और 45,000 हमने चार्ज भी कर लिया। क्या ये सही ट्रीटमेंट है, गलत ट्रीटमेंट है, बताओ? ये भी सही ट्रीटमेंट है। एडिशनल डेप्रिसिएशन था, उसी टाइम चार्ज करना था और चार्ज कर भी लिया, ये भी सही ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो बस हमारा नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ बैड डेट का इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 7 लाख रुपए। समझ में आया? यस मैम। एक बार रीड जरूर कर लेंगे इसका आंसर। अब इलस्ट्रेशन 4 पे आओ, इलस्ट्रेशन 4 पे। Intelligent Corporation is dealing in seasonal products. The quarterly sales pattern of the product is given below. Ending 30th June 15%, 30th September 15%, 31st December 50%, 31st March 25%. For the first quarter ending 30th June 2021, First Corporation gives you the following information। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन थी, ये सेल्स का परसेंटेज गिवन था, और फिर फर्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन है। सेल्स फर्स्ट क्वार्टर में इतनी है, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है। While preparing interim financial report for the first quarter, First Corporation wants to defer 21 crore expenditure to the third quarter। अब यहाँ पर अगेन इस क्वेश्चन में वही हो रहा है कि 21 करोड़ का ये जो एक्सपेंडिचर है, इस 21 करोड़ का एक्सपेंडिचर थर्ड क्वार्टर में हम डेफर करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में हमारे पास ज्यादा सेल्स है। Therefore, the third quarter should be debited to higher seasonal nature of business. That expenditure are uniform throughout the quarters. Calculate the result of first quarter and comment on the company's view।
क्या ये क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन की तरह है? बताओ। जो यस हमने मैम। फर्स्ट इलस्ट्रेशन करा था, कर सकते हो इसको तो, कि करना सही नहीं होगा, यस मैम। और करेक्ट क्या हो जाएगा, 50 में से हम कितना माइनस करेंगे, 40, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा 10। ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। थ्योरेटिकल है और यही है ना सिनेरियो बेस्ड। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। In view of the provisions of Accounting Standard 25 on interim financial reporting, on what basis you calculate for interim period the provision in respect to defined benefit schemes like pension, gratuity for etc. for the employees? यहाँ पर इनके बारे में S25 क्या बोलता है वो बताना है। ये यहाँ पर थ्योरी का क्वेश्चन है, एक बार रीड करना है। According to S25 suggests that provision in respect to defined benefit schemes like pension and gratuity for an interim period should be calculated on the year to date basis by using actuarially determined rates। कि जो हमारे पास हम ये लेकर के चलेंगे पेंशन ग्रेचुटी वगैरह जो हम दिखाएंगे इंटरिम पीरियड में, उसके जो भी कंपैरेटिव फिगर दिखाएंगे उसको हम एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स पर दिखाएंगे। मतलब कि जो वैल्यू करा गया होगा उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम शो कर देंगे। बस सिंपल सी चीज ये है, एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स, यहाँ पर ये कीवर्ड याद रखना कि उस बेसिस पर हम इसको शो कर देंगे। 9th, on 30th June 2021, Ashmita Limited incurred 2 lakh net loss from the disposal of business segment। 2 लाख का लॉस हुआ है। ऑल्सो 31st June 2021 कंपनी पेड 60,000 फॉर द प्रॉपर्टी टैक्सेस assessed for the calendar year। How the above transaction should be included in determination of net income for the 6 months interim period on 30th September 2021। इस क्वेश्चन को समझना होगा ठीक से। इसके लिए ना सबसे पहले हम पूरा अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आवाज सही से नहीं आ रही है? हेलो, क्या अभी ठीक है? हाँ। You lost network connection। हेलो, ठीक है ना अभी? यस मैम। यस मैम। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ कि मैंने लिया है यहाँ पे सपोज जनवरी टू दिसंबर।
ठीक है, मैंने बोला 30 जून को 2 लाख का नेट लॉस हुआ है। और फिर मैंने बोला इसके अगले महीने 31 जुलाई को हमने टैक्स पे करा है 60,000 का। ठीक है, फिर बोला हाउ द अबव कंपनी फॉर द कैलेंडर ईयर हमने लिया जनवरी टू दिसंबर। कंपनी पेड 60,000 फॉर द प्रॉपर्टी टैक्सेस एसेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर। कंपनी ने ये जो टैक्स पे करा है 60,000 का, ये पूरे कैलेंडर ईयर के लिए पे करा है, जनवरी से दिसंबर तक के लिए पे करा है 31 जुलाई को। उसके बाद हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन of net income of Ashmita Limited for 6 months interim period। अब आपको इंटरिम जो बनाना है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो 6 महीने के लिए बनाना है, जो कि खत्म हो रहा है कहां पर, 30 सितंबर पे। 30 सितंबर पे 30 सितंबर पे अगर 6 महीने खत्म हो रहे हैं, तो ये 6 महीने शुरू कहां से हुए होंगे वो बताओ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या 1 अप्रैल से शुरू हुए होंगे? क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस मैम। प्रंजल आपको? यस मैम। ठीक है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको इनकम निकाल करके बतानी है। ये जो लॉस हुआ है 2 लाख का, ये तो हमें जितने पीरियड का इंटरिम बनाना है उतने पीरियड में ही आना चाहिए, क्योंकि तो इसी बार का है। लेकिन ये जो टैक्स है ये तो पूरे साल भर का है ना, इसे हम इतने टाइम पीरियड में पूरा 60,000 दिखाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें 60,000 को इसके अकॉर्डिंग 6 महीने का, ये जो 60,000 है ये 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना होगा वो निकालना है हमने। तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 6 महीने के लिए हो जाएगा। तो बाकी बचा 30,000, इधर 3 महीने हो गए, इधर 3 महीने हो गए, मतलब कि इतने टाइम पीरियड के लिए तो 30,000 है वाला टैक्स, इतने टाइम पीरियड के लिए 15,000 हो गया, और इतने टाइम पीरियड के लिए 15,000 हो गया। ठीक है, यहां पर ये टैक्स आउटस्टैंडिंग था जो हमने आज पे करा है, और यहां पर ये जो हमने 60,000 में 15,000 और पे कर दिया, इधर हमारा 15,000 जो है वो हमने प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक तरीके से हमने जल्दी पे कर दिया है। क्या समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये तो हमारा एनालिसिस हो गया। और अगर हम पीएनएल बनाने जाएंगे इस पीरियड का, तो हम सेल में तो लॉस हुआ है, तो वो लॉस दिखाएंगे 2 लाख का, और हमने टैक्स पे करा है 30,000 का, ये दिखाएंगे हम। ठीक है, एक बार इसका आंसर भी देखते हैं। 9th, according to para 10 of AS 25 interim financial reporting, if an enterprise prepares and presents a complete set of financial statement in its interim financial report, the form and content of those statements should conform to the requirements of applicable annual complete set of financial statements as at 30th September 2021. Ashmita Limited would report the entire amount of 2 lakh as loss on the disposal of business segment, since the loss was incurred during the interim period। 2 लाख का लॉस हो गया, वो हम शो करेंगे। जो कॉस्ट है वो हम एज एन एक्सपेंस एनुअल पीरियड का था, तो इसलिए 60,000 का नहीं, वो पूरे एंटायर कैलेंडर ईयर का था, हमें 30,000 का ही रिपोर्ट करना होगा 30 सितंबर तक, और 15,000 का जनवरी से मार्च का होगा, और 15,000 का अक्टूबर से दिसंबर तक का होगा, वो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह शो करेंगे। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट 10th, an enterprise reports quarterly estimates an annual income of 10 lakh। ठीक है, अगर ये फुल ईयर है
तो इसमें मेरे पूरे साल भर में इनकम हो रही है 10 लाख रुपए की। अज्यूम द टैक्स रेट ऑन फर्स्ट 5 लाख 30%। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहले 5 लाख पर इनकम इनकम पूरे साल भर की हुई है 10। इन्होंने बोला कि जो पहले 5 लाख की इनकम हुई है ना, उस पर आप टैक्स रेट अज्यूम करके चलो 30% का, और बैलेंस इनकम पे 40% का, मतलब कि बाकी 5 लाख पे 40% का। द एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम, क्वार्टरली इनकम और हमें बता दी है कि इतनी 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 है। तो हमारा ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होगा, तो हर क्वार्टर की इनकम भी हमें बता दी गई है। हर क्वार्टर की इनकम बताओ एक बार, कितनी कितनी लिखी है क्वेश्चन में? 75,000, 75,000, 2,50,000, 2,50,000, 3,75,000, 3,75,000, 3 लाख। 3 लाख, इतनी क्वार्टरली इनकम बताई है। ठीक है, इसका टोटल आ रहा होगा 10 लाख ही। अब आगे कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस। आपको हर क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। आपको हर क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। आपको बोला है 5 लाख है 30% और 5 लाख पे 40% देना है। तो आप टोटल टैक्स निकालो तो एक बार कितना आ रहा है? 5 लाख का 30% कितना होता है? 1,50,000। 1,50,000, और 5 लाख का 40% कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख। तो अगर हम बोले टोटल टैक्स जो है हमारे पास वो कितना है? 3,50,000 है। और 3,50,000 पे इनकम ऐसे बटी हुई है, तो आप टैक्स कैसे बांट दोगे? टैक्स को भी इसके हिसाब से बांट दोगे। इस 3,50,000 को आप बांट दो इस रेशो में, 75,000 रेशो 2,50,000, इस रेशो में बांट दो। मतलब कि 3,50,000 10 लाख के लिए है, तो 75,000 के लिए कितना इसका टैक्स आ जाएगा? फिर ऐसी 26,250। ठीक है 26,250। ऐसे ही बाकी तीनों क्वार्टर्स के भी निकालो। 87,500। हम्म, वन थ्री वन टू फाइव जीरो हम्म, 1,05,000। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं लिखवाया ना मैंने, मतलब आपने लिखा नहीं ना कॉपी में। इसको भी लिख लो डायग्राम बना करके। क्वेश्चन नंबर जो भी था ये एशमिता लिमिटेड वाला, इसको भी लिख लो, और फिर मैं अगला दिखा दूंगी, उसको लिख लेना।
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लो ये वाला। मैम हो गया। दोनों का हो गया, दोनों क्वेश्चंस? नो मैम, मेरा नहीं हो गया। हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। अनार अंतर भारती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर। अब ये सब गिवन है कि डिविडेंड इनकम ऑफ 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। आपको डिविडेंड इनकम मिली थी 4 लाख की, लेकिन आपने सिर्फ 1 लाख की ही रिकॉग्नाइज करी। बताओ रॉन्ग और राइट? बताओ। रॉन्ग। हाँ रॉन्ग है, 3 लाख की और रिकॉग्नाइज करनी होगी, मतलब प्रॉफिट में 3 लाख और ऐड होगा। 80% of sales promotion expenses 15 lakh incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as the sales in the last quarter is high। हमारा खर्चा था उसका 80% अमाउंट हमने फोर्थ क्वार्टर में डेफर कर दिया। अगेन रॉन्ग ट्रीटमेंट। ठीक है, हमें खर्चे को इसी साल दिखाएंगे तो माइनस करेंगे, और 15 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख और माइनस करना होगा, तो 4 लाख में 3 लाख ऐड करेंगे, 12 लाख माइनस करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में है इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM which resulted excess depreciation of 12 lakh. The entire amount is debited to third quarter, though the share of third quarter is only 3 lakh. डेप्रीसिएशन तो जितना था उतना ही दिखाना होता है, भले ही उसका शेयर कितना भी हो। ये तो हमारा बिल्कुल सही ट्रीटमेंट इन्होंने किया है। ठीक है, 2 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड। हाँ, शेयर 3 लाख का मतलब कि जो वहां पर मशीनरी के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने बांट रहे होंगे ना, तो वो उतना आ रहा होगा। लेकिन जो डेप्रीसिएशन हम निकालते हैं, एज पर डेप्रीसिएशन का जो भी मेथड होता है, वो जितना निकलता है हम उतना ही अमाउंट लिखते हैं ना उसको। मतलब कि डेप्रीसिएशन निकालते टाइम हम शेयर के हिसाब से थोड़ी कभी बांटते हैं, ओके है ना। 2 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर was allocated equally to थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। बोल रहे कि गेन हुआ था 2 लाख का थर्ड क्वार्टर में, लेकिन आपने क्या करा, इसको 1 लाख थर्ड में दिखाया और 1 लाख फोर्थ क्वार्टर में दिखाया। क्या ये सही करा? ये रॉन्ग करा। तो हमें 1 लाख
1 लाख और यहाँ पर गेन दिखाना होगा, हम प्लस करेंगे प्रॉफिट में। क्यूमुलेटिव लॉस resulting from the change in method of inventory valuation was recognized in third quarter 3 lakh. Out of this loss 1 lakh relates to the previous quarter. 3 लाख का लॉस दिखाया है जिसमें से 1 लाख पिछले क्वार्टर का था, तो 1 लाख पिछले क्वार्टर का जो दिखाया वो गलत दिखाया है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर resulted in gain of 20 lakh. The company has apportioned this equally to 4 quarter. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्वार्टर में 20 लाख का गेन था जो उन्होंने बांट दिया, जो कि उन्होंने गलत करा, इनको उसी साल दिखाना चाहिए था। ठीक है, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, तो अब बस प्लस माइनस करके आप इसका एडजस्टेड प्रॉफिट एक बार निकाल लोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिख के करें, इलस्ट्रेशन ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके जरूर देख लेना, ये सब प्लस माइनस करके। ठीक है, इस तरीके से समझ गए? यस मैम। ये समझ में आ गया ना पूरा? बताओ, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम।